तो बच्चों, कक्षा 11 की रसायन विज्ञान विषय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे इकाई 9 में हाइड्रोजन, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है जल के भौतिक गुण, जल के रासायनिक गुण, जल की संरचना और बर्फ की संरचना। इन 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जल के भौतिक गुण। तो जल के भौतिक गुण, पहला, स्वच्छ जल पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। दूसरा, जल का गलनांक 273 केल्विन, क्वथनांक 373 केल्विन होता है। इसका सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस अर्थात 277 केल्विन पर होता है। चौथा, जल के अधिकांश भौतिक मान जैसे ऊष्माधारिता, तापीय चालकता, परावैद्युतांक आदि सभी उच्च होते हैं। पांचवा, उच्च परावैद्युतांक के कारण जल में लगभग सभी या अधिकांश आयनिक यौगिकों को अपने में घोल लेने की एक विशेष प्रवृत्ति होती है। साथ ही हाइड्रोजन बंध स्थापित कर लेने के कारण यह अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज आदि को भी अपने में घोल लेता है। इसीलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे जल के रासायनिक गुण। जल के रासायनिक गुण। तो वैसे तो जल के अनेक रासायनिक गुण हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख गुणों का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले उभयधर्मी स्वभाव। जल अम्लों के साथ क्षार की भांति व्यवहार करता है, जैसे H2O प्लस HCl, H3O प्लस और Cl माइनस। यहाँ यह अम्ल है तो जल क्षार बन जाता है। इसी प्रकार क्षारों के साथ जल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। H2O प्लस NH3, ये क्षार है तो जल अम्ल की भांति व्यवहार करने लगता है, और यह H प्लस देने लगता है तो ये OH माइनस, और ये क्षार की भांति व्यवहार करते हुए H प्लस को लेकर NH4 प्लस बन जाता है। यहाँ यह अम्ल है जो H प्लस देता है, और ये क्षार की भांति व्यवहार करते हुए H प्लस को लेकर हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए जल उभयधर्मी स्वभाव का होता है। जल का दूसरा प्रमुख रासायनिक गुण ऑक्सीकारक एवं अपचायक गुण। इसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम के साथ क्रिया करने पर
उसे ऑक्सीकृत कर देती है और खुद हाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार उच्च ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जब जल की क्रिया होती है तो उच्च ऋण विद्युतीय तत्व अपचयित हो जाता है और जल खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का त्याग करना अपचयन कहलाता है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि जल ऑक्सीजन त्याग कर रहा है और खुद H2 में अपचयित हो रहा है और इस अभिक्रिया में जल हाइड्रोजन त्याग रहा है अर्थात O2 में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इस प्रकार जल के साथ रेडॉक्स अभिक्रियाएं संभव होती है और जल ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करता है। तीसरा है जल अपघटन अभिक्रियाएं। जल अपघटन अभिक्रियाएं अनेक आयनिक एवं सहसंयोजी यौगिक जल में घोलने पर जल अपघटित हो जाते हैं, जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 + 6H2O, ये बन जाता है 4H3PO4। इसी प्रकार सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जल में घोलने पर जल अपघटित हो जाता है और SiO2 और 4HCl बनाता है। तो इस प्रकार जल के द्वारा अनेक जल अपघटन क्रियाएं संभव होती हैं। जल का चौथा महत्वपूर्ण गुण है हाइड्रेट का निर्माण। हाइड्रेट का निर्माण अनेक लवण जल में घुलकर जल योजित होकर क्रिस्टलीय हाइड्रेट के रूप में अलग हो जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं। जल के अणुओं का लवण के साथ इस प्रकार जुड़ना हाइड्रेट निर्माण कहलाता है और यह अनेक प्रकार से होता है, अर्थात जल के अणु अनेक प्रकार के बंध द्वारा लवण से जुड़ जाते हैं और हाइड्रेट बनाते हैं। इसमें जैसे पहला उदाहरण है उपसहसंयोजित जल। उपसहसंयोजित जल, इसका उदाहरण है CrH2O6 Cl3। यह एक संकुल यौगिक है जिसमें जल के 6 अणु उपसहसंयोजन बंध द्वारा क्रोमियम धातु से जुड़े हुए हैं। दूसरे प्रकार का है अंतराकाशी जल। इसका उदाहरण है BaCl2 × 2H2O। इसमें जल के अणु बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टलीय संरचना के बीच उपस्थित अंतराकाशी स्थान में फंसे होते हैं। इस प्रकार के जल को अंतराकाशी जल कहते हैं। और तीसरे प्रकार का हाइड्रेट है हाइड्रोजन बंधित जल। इसका उदाहरण है CuH2O4 + 2SO4 - 2
इंटू H2O। यह वास्तव में CuSO4 इंटू 5H2O है, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं। इसमें जल के 5 अणुओं में से केवल एक अणु जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उप संयोजन बंध से जुड़ा है। शेष 4 अणु हाइड्रोजन बंध से कॉपर से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रेट का निर्माण होता है। जल के रासायनिक गुण पढ़ने के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जल की संरचना। जल की संरचना एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर होती है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, जिसके पास 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से 2 में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है। शेष 2 संकरित ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही एक इलेक्ट्रॉन युक्त संकरित ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके OH बंध का निर्माण करते हैं। जल की इस संरचना को ऑर्बिटल ओवरलैप मॉडल कहते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप मॉडल। अतः वाष्प अवस्था में जल एकल अणु के रूप में पाया जाता है और इसकी मुड़ी हुई संरचना होती है, जिसमें बंध कोण 104.5 डिग्री होता है और OH बंध की लंबाई 95.7 पिकोमीटर होती है। जल का अणु अत्यधिक ध्रुवित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता हाइड्रोजन से उच्च होने के कारण यह साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है और ऑक्सीजन परमाणु आंशिक ऋणावेशित और हाइड्रोजन परमाणु आंशिक धनावेशित हो जाते हैं। तो यह वाष्प अवस्था में जल की संरचना है। द्रव की अवस्था में जल के अनेक अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर संगुणित हो जाते हैं। द्रव अवस्था में जल के अनेक अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर संगुणित हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन बंध है। ठोस अवस्था में जल बर्फ कहलाता है, जिसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीय संरचना होती है। अतः अब हम अगले टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे बर्फ की संरचना। बर्फ की संरचना। बर्फ जल का ठोस क्रिस्टलीय रूप है। बर्फ की संरचना में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप से घिरा होता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं।
इस प्रकार प्रत्येक जल का परमाणु भी वास्तव में चतुष्फलकीय रूप से चारों ओर से 4 अन्य जल के अणुओं से जुड़ा होता है, घिरा होता है। इस प्रकार जल को खुली पिंजरेनुमा चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होती है, जिसके बीच में अनेक रिक्त स्थान बन जाते हैं। इस प्रकार के अनेक रिक्त स्थान के कारण ही बर्फ का घनत्व जल से कम हो जाता है और बर्फ जल से हल्की हो जाती है। इसी कारण बर्फ जल में या पानी में तैरती है। तो यह हुआ बर्फ की संरचना से अगली कड़ी में।